Good morning, class 7th students. This is your last topic in chapter number 4, that is in geography. So, today we are going to finish our chapter, and after that, I will give you homework. Okay, in the last session, in the Saturday class, I forget to share you homework, but after finishing our today's chapter, and today's is the last heading, I will give you the full homework, and this is the end of this chapter. After that, I will start history, maybe, because there are many chapters in history. So, I want to start history. If you want geography, then you can message me. Okay, what should I to be start in the next class? Okay, today we are talking about the cyclone. साइक्लोन नेचर फ्यूरी मतलब साइक्लोन बेटा एक प्राकृतिक आपदा है। आपदा मतलब एक डिज़ास्टर है और बहुत हालत डिस्ट्रक्शन होती है। ऊपर से पिक्चर लिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से साइक्लोन से तबाही मची है। पूरे घर जो हैं पानी में बह गए हैं, पेड़ पौधों का बिल्कुल भी एकदम नुकसान हो गया है। मतलब इस तरह के हालात हो जाते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। Odisha located on the eastern sea coast in India of India in prone to cyclones that originate in the Bay of Bengal. आपको पता है, पहली तो बात ओडिशा की स्पेलिंग आप थोड़ा चेक करें, क्योंकि पहले ओडिशा नाम था ORRISA, अब उसको ओडिशा बोलते हैं। नाम चेंज हो गया है कई साल पहले। ये हमारा स्टेट है बेटा, ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ इंडिया में है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कोस्ट पे जो प्रोन प्रोन मतलब बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। ओरिजिन होता है कहाँ से? बे ऑफ बंगाल से, उस साइड है। On 17-18 October 1999, cyclone hit 5 districts of the state and the super cyclone occurred on the 29 October 1999. यानी कि वहाँ पे बेटा 10 दिन के अंदर दो तरह के, पहला साइक्लोन फिर दूसरा सुपर साइक्लोन आया और वहाँ भारी डैमेज किया उन्होंने। That devastated लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट, मतलब लार्ज पोर्शन मतलब मैक्सिमम स्टेट के हर एक हिस्से में जाकर उन्होंने डैमेज किया। द डैमेज कॉस्ट वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स, 3 वजह से डैमेज सबसे ज़्यादा था। एक्चुअली जब साइक्लोन आता है तो पानी की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है, तूफ़ान की हवा की बहुत तेज़ हो जाती है, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। जैसे अब ज़रा समझाएं तो आप, मतलब समझें। 3 फैक्टर थे। पहला है विंड वेलोसिटी, यानी हवा की जो स्पीड थी, वेलोसिटी गति थी, वो बहुत भयंकर थी, बहुत ज़्यादा थी। बारिश बहुत ज़्यादा थी। और टाइडल सर्ग, मतलब आप जानते हैं लहरें बहुत तेज़ी से ऊपर तक उठती हैं और बहुत ही स्पीड से किसी भी चीज़ से टकराती हैं, वो उस चीज़ को वहाँ तहस नहस कर देती हैं। ये उस तरह के हालात थे वहाँ पे। The winds of up to 260 किलोमीटर पर आवर lasted for over 36 hours. एक दिन से ज़्यादा, 1.5 दिन तक 260 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रही। इतनी स्पीड का मतलब आप समझते भी नहीं हैं। ये जो शताब्दी और राजधानी हमारे यहाँ दौड़ती हैं, उससे भी 100 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा से। These high velocity winds uprooted trees and damaged the कच्चा हाउस, जितने भी कच्चे घर थे वो, और जिनकी जड़ें बेटा थोड़ी कमज़ोर थी, उन सबको नुकसान पहुंचाया। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल सेट्स एंड अदर हाउसेज वर आल्सो ब्लोन अवे। चाहे इंडस्ट्रियल जोन की बात हो, चाहे हाउसेस की बात हो, जो रूफ टॉप पे सिस्टम था, चाहे वो छत हो, खपरेल की हो या किसी अदर मटेरियल के, वो सब कुछ तबाह कर दिया। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन स्नैप्ड कम्प्लीटली, पावर सप्लाई पूरी तरह चली गई और जो टेलीकॉम लाइन थी वो भी चली गई, यानी कि लाइट भी गई, लाइट की हालत ख़राब हो गई। और टेलीफोन लाइंस 1999 के टाइम में बेटा मोबाइल उतने डेवलप नहीं थे जितने कि आज हैं, तो टेलीफोन की लाइंस हुआ करती थी। हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली, और भारी बारिश होती रही बेटा, भारी बारिश होती रही 3 दिन तक लगातार। These rain led to flooding in the major rivers of Odisha. अब इतनी बारिश तो जो नदियां हैं उड़ीसा में, उन पे सब में फ्लड आ गया, यानी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। The cyclonic winds caused tidal
वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर। अब साइक्लोनिक से जो हवाएं बनी थी बेटा, उनकी वजह से जो टाइडल की वेव्स थी वो उठ रही थी 20-20 किलोमीटर दूर तक जाके असर छोड़ रही थी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उस तबाही का। एक मूवी है 2012, आप उसको ज़रूर देखना बेटा, वो हॉलीवुड की है, ठीक, लेकिन ये देखने लायक है। इसमें दिखाया है कि साइक्लोन हो, वॉल्केनो एरप्शन हो, कुछ भी इस तरह की जब नेचुरल डिज़ास्टर जैसी चीज़ें आती हैं तो दुनिया किस तरह ख़त्म होगी और दुनिया बचेगी कैसे। बहुत शानदार मूवी है और आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, राहुल सर भी अच्छी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। मूवी देखना अच्छी बात है, बट अच्छी देखिए, कुछ सीखने को मिले और मज़ा भी आए, फैमिली के साथ देखें। आप टीवी भी देखिए, अच्छी चीज़ है, बट अच्छी चीज़ें भी देखें। हर वक्त सिर्फ एक ही तरह की चीज़ों से अपने माइंड को आप बोर ना करें और उसी सोच को डेवलप ना करें, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें, ठीक है। इनलैंड एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरिया। अब 20-20 किलोमीटर तक जब सफाया हो जाएगा तो जितने भी इनलैंड मतलब ज़मीन से सटे हुए इलाके, समुद्र किनारे, वहाँ मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ बेटा कोस्टल एरिया में। द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव्स intrude suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops। अब 7 से 10 मीटर की ऊंचाई का इमेजिन कीजिए आप, आपकी जो हाइट है वो बेटा वो 1 मीटर से कुछ ऊपर होती है। अब आप सोच के देखिए कि इस स्कूल की जो बिल्डिंग है 2 स्टोरी, मे बी शायद वो 10 मीटर हो या थोड़ी सी कम मान लीजिए, इससे ज़्यादा ऊंची ऊंची बेटा लहरें उठती रहेंगी। हाँ, इस बिल्डिंग की जो बेटा ये आपका 2 स्टोरी बिल्डिंग है डीपीएस का, ये मे बी 10 मीटर या इससे भी ज़्यादा ऊंचाई 10 होती है। उतनी ऊंची ऊंची लहरें उठी हैं और उन्होंने मैसिव डैमेज, बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज किया है। जितनी वहाँ पे खाने वाली क्रॉप्स थी, वो चाहे चावल हो चाहे जो भी हो, उन सबको तबाह कर दिया वहाँ पे साइक्लोन ने। द साइक्लोन ओरिजिनेट एज डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। डिप्रेशन के तौर पे, मतलब उसका जो ओरिजिन था जहाँ से वो बना वो गल्फ ऑफ थाईलैंड था, जो कि ईस्ट पोर्ट ब्लेयर के पास एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर से उड़ीसा की दूरी बेटा बहुत है। 25 अक्टूबर 1999 एंड ग्रेजुअली मूव्ड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और उसके बाद ये हमारी तरफ बढ़ने लगा। इट इंटेंसिफाइड इनटू अ सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन इरासामा एंड बालीकुडा इन उड़ीसा 20 अक्टूबर एट 10:30 AM। बताया है कि जब सुपर साइक्लोन आया तो ये दो इलाके हैं इरासामा एंड बालीकुडा, वहाँ पे जो है सुबह अगली 29 अक्टूबर तक वो पहुँच जाता है। The super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns। जो कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर और कटक, काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं, और 28 कोस्टल टाउन्स, उन सब को नुकसान पहुंचाया। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर इफेक्टेड। 30 मिलियन समझते हैं आप, 1 करोड़ 30 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 130 मिलियन करोड़, सॉरी 130 लाख, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख। A large number of livestock were killed, और जो मवेशी थे या लोग थे उनकी डेथ हुई। जो क्रॉप थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, फ्रूट्स वेजिटेबल सब डैमेज हो गए। ड्यू टू salinization caused by tidals, a large tract of agricultural land have turned unfertile. Large tract of salt, teak and bamboo plantation have disappeared. The mangrove forest between Paradeep and Konark vanished। अब आप इमेजिन ये कीजिए, फसल का नुकसान हुआ, जंगल के जंगल तबाह हो गए बेटा, जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो अब बहुत दिनों तक अनफर्टाइल बनी रही, और चाहे साल का पेड़ हो चाहे टीक का पेड़ हो, बैम्बू के पेड़ हो, ये पूरी तरह से गायब हो गए वहाँ पे, जंगल के जंगल ख़त्म हो गए। चाहे किसान की हालत हो, चाहे ट्राइबल लोगों की हालत हो, या जो ट्राइबल लाइफ है उसके बारे में बात हो, ये हर किसी की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डैमेज था। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, इस तरह के नेचुरल स्केलामाइन आते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि डैमेज कितना लाते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों की संख्या में लोग बेटा प्रभावित हो जाते हैं। ये साइक्लिक रेनफॉल का पिक्चर है बेटा। वार्म एयर ऊपर की तरफ उठती है, फिर कोल्ड एयर उस एयर को भरती है और बारिश होती है।
मॉइस्चर, व्हेन वाटर वेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग जानते हैं कि वाटर वेपर कितने डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो बेटा फ्रीज हो जाता है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वो उबलने लगता है, वेपर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब वाटर इवेपोरेट्स होता है ना लैंड से, यहाँ से मतलब सोख के ऊपर की तरफ बढ़ता है और डिफरेंट वाटर बॉडीज से, तो वो मिलके वाटर वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है। धूप की वजह से चीज़ें नीचे से सूखती हैं, पानी सूखता है और वो हवा में भाप बन के उड़ जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अच्छा मॉइस्चर क्या है? मॉइस्चर बेटा हवा में हवा में किसी भी टाइम पे मॉइस्चर की जो क्वांटिटी है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, उमस। जिसमें आप कह सकते हैं कि हवा में या जो हमारा इन्वायरमेंट है या मौसम है उसमें पानी कितना है, गीलापन कितना है, वेट कितना है। When the air is full of water vapor we call it a humid day। जब हवा में पूरी तरह से पानी होता है, एक गीला गीला सा मौसम होता है, तब हम कह सकते हैं कोई ह्यूमिड डे है, यानी कि या तो उमस भरा है या फिर वो बरसात का दिन आने वाला है। एज द ग्रेट एयर वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर्स इंक्रीज। जैसे जैसे आप देखेंगे कि हवा गर्म होगी तो उसकी जो कैपेसिटी होगी ना वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो बढ़ती जाएगी। रीज़न कि जब कोल्ड हवा आती है ना तब बादल ठंडे होकर बारिश की तरफ गिरते हैं। वार्म एयर तो ऊपर भाप बन के उड़ती रहती है बादलों की फॉर्म में। एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा उमस भरी होती चली जाती जितना वेपर बढ़ेगा। क्योंकि वेपर वेपर क्या है? भाप ही तो है ना। आप देखते हैं ना, आप चाय बनाएं, पानी गर्म करें, आप लिड रख दें बर्तन के ऊपर, तो जितनी भाप होगी और आप जैसे ही ढक्कन को ऊपरी तरफ करेंगे आप देखेंगे कि अरे वो तो पूरा पानी बन गया, पूरा पानी बन के नीचे की तरफ बह गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे ऑन अ ह्यूमिड डे, जिस दिन उमस भरा दिन ऐसा होता है, क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजीली। तो आप देखते हैं कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं और जो पसीना होता है हमारी बॉडी से वो भी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, वो हमें कई देर तक गीला गीलापन महसूस होता है, अनकंफर्टेबल फील कराता है। और ये है रिलीफ रेनफॉल का, कि मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ बढ़ती है, पहाड़ों से टकराने के बाद हवा ठंडी होती है, बारिश करती है। When the water vapors rises, जब पानी की भाप बनना बढ़ता जाता है, it start cooling, तब वो ठंडा होने लगता है। The water vapor condense causing formation of droplets of water। और वो जो मतलब वेपर है ना उसके मतलब सॉरी, वो जो वेपर है उसका कॉज क्या है, बनना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स, बूंद बूंद में की तरफ गिरना। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। अब जो बादल है ना वो सिर्फ एक ड्रॉपलेट्स की तरह ही है, मतलब आप देखते हैं भारी संख्या में बूंद बूंद करके ही तो पानी बरसता है। तब आप देखते हैं कि पानी कितना ज़्यादा बरस जाता है। जितने तगड़े बादल होंगे, जितना मतलब इवेपोरेशन बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा देर तक बारिश होने के चांस रहते हैं। When these droplets of water became too heavy to float in the air, then they become down as precipitation। और ये ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ये बूंदें, जब ये बहुत हैवी हो जाती हैं, अब ये हवा में नहीं उड़ सकती हैं हैवी, तब ये बेटा बारिश के रूप में नीचे धरती पे बरस जाते हैं। वार्म एयर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, अब ये इतने भारी हो जाते हैं, ज़्यादा उड़ नहीं सकते हैं, और उसके बाद ये बारिश की फॉर्म में नीचे गिरते हैं बूंद बूंद के। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड दैम। और जब जेट्स प्लेन हवा में उड़ते हैं तो अपने पीछे वो सफ़ेद सफ़ेद बेटा जो धुआं होता है ना उसको छोड़ते चले जाते हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम दिस इंजन्स कंडेंसेस। और जो मॉइस्चर होता है ना उनके इंजन से बाहर निकलता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और आपने देखा है आसमान में जब कभी रॉकेट टाइप या कोई विमान उड़ता है, पीछे से वो वाइट वाइट सा बनता चला जाता है, और वो तब तक नहीं हिलता जब तक कि हवा के झोंके से वो चीज़ डिस्टर्ब ना हो जाए, तब तक वो लाइन हमें दिखाई देती रहती है। और जैसे जैसे उसकी हवा की वेलोसिटी या कोई एयर प्रेशर वहाँ बनता चला जाता है तो धीरे धीरे वो गायब होने लगता है वहाँ से। प्रेसिपिटेशन दैट्स कम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज रेन? तो आप क्या कहेंगे?
कि जो प्रिसिपिटेशन है कि जब वो डाउन होके अर्थ की तरफ लिक्विड की फॉर्म में आती है ना, उसे बरसात कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, और जितना भी ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर से ही आता है। सिंपल सी बात है, जो नीचे धरती में पानी है वो ऊपर से बरसने के बाद ही आता है बहुत सारा, ठीक है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और पेड़ हमें हेल्प करते हैं पानी को बनाए रखने के लिए। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, जब हम पहाड़ों पेड़ों काट देते हैं, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर मूवमेंट माउंटेन्स एंड वन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरिया। अब आप पेड़ काट देंगे तो पहाड़ों की तरफ से जो यहाँ पेड़ हैं उनको काट देंगे, तो आप सोच के देखिए वो अपने साथ इतनी भारी तबाही लाएंगे कि जो नीचे लो एरिया है वहाँ पे पानी से डैमेज करेंगे, और वो वहाँ बहुत सारा पानी भर जाएगा बाढ़ की फॉर्म में। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म को मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप टाइप पता करेंगे बारिश के तो कौन कौन से हैं, द कन्वेंशनल फन रेनफॉल, द ओरोग्राफिकल रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक जो साइक्लोन से हो रही है, ओरोग्राफिक जो नॉर्मल होती है, और कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशनल का मतलब हाँ मुझे याद तो नहीं आ रहा है, ठीक है आपको बताते हैं इसका मतलब हम। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बारिश का होना चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, और ये ना फ्रेश वाटर ले आते हैं अर्थ की सरफेस पे। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, अगर बारिश कम हो, वाटर स्कैरसिटी एंड ड्राउट अकर, तो पानी की कमी होगी और सूखा होगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड टेक प्लेस, और पानी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बेटा बाढ़ आ जाएगी। डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्टील, हेल। मतलब स्नो बर्फ़ का गिरना, स्लीट और हेल ये अदर फॉर्म है बारिश के, ठीक। वैसे तो हम बारिश को प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, और वो अंतर यही है कि पानी का भारी मात्रा में गिरना बूंदों के रूप में वो बारिश होती है। अब प्रेसिपिटेशन का मतलब तो बारिश में आपकी स्नोफॉल भी आ जाएगी और आपका रेनफॉल भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, और आप ये सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करके सबमिट करेंगे। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक। जो टिक द करेक्ट हैं और मैच द फॉलोइंग हैं, ये दोनों के दोनों आप बुक में ही करेंगे बेटा, ये भी आपका होमवर्क है। तो टिक द करेक्ट और मैच द फॉलोइंग के आप पिक लेके भेजेंगे जब आप कर लेंगे। अच्छे से आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं स्टूडेंट्स, और जो ऊपर क्वेश्चन आंसर्स थे बेटा वो आपको आपकी नोटबुक में करने हैं सारे के सारे। और इससे पहले जो आपने वर्क किया वो बहुत अच्छा किया है, बच्चों ने डायग्राम भी अच्छा बनाया है, टाइम से क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड किए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और ये गिव रीज़न वाला ये भी आपको HW ही होमवर्क है, और आपको नोटबुक में ही करना है बच्चों। और जिसमें से पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है कि भीगे कपड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं मिड डे में, और अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज हो जाता है टू इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे। ये हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, समझाया था। ये फॉर फन है। इस पज़ल को, क्रॉस वर्ड को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बेटा ये ऊपर से नीचे दिया है और ये लेफ़्ट टू राइट दिया है, तो जो नंबर दिया है यानी कि फर्स्ट यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ है, 8th लेफ़्ट टू राइट है, 9th ऊपर से नीचे है, 5th ऊपर से नीचे है। तो हिंट दे के आपको नीचे से पढ़ना है, अक्रॉस एंड डाउन। अक्रॉस मतलब इस तरफ और डाउन मतलब ये वाली पहली डाउन है और ये वाली अक्रॉस है। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको देखना है, समझना है और फिल करना है। फन के लिए है, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, आपका IQ लेवल बढ़ाएगा। आप इसे कर सकते हैं, वैसे तो ऐसा कोई होमवर्क नहीं है, बट आप इसे कर सकते हैं और आपका नॉलेज जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा इससे। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर बेटा यहाँ ज्योग्राफी का फिनिश हो रहा है आज। बहुत अच्छे से हमने टाइम से इसको फिनिश कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करें या फिर सिविक्स स्टार्ट करें। तो वो चैप्टर हम देखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी आपको बताएंगे कि हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी। और जो आपका होमवर्क है हमने बता दिया है और उसको आप टाइम से सबमिट करेंगे।
ओके क्लास, मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखें, अच्छा वर्क करें। आप अच्छा वर्क कर भी रहे हैं बहुत से बच्चे, मुझे खुशी होती है आपसे। और ऐसे ही पढ़ाई के लिए अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, कंटिन्यूटी। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ आपकी पढ़ाई से। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।